नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट परीक्षा की, यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो हुई है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो हुई थी, उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और उसके अलावा अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करें। मैं साथियों इसमें एक बात कह देना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि इस बार मैंने अपने आसपास के अभ्यर्थियों से बात की और मुझे लगता है कि मैं उनको इतने अच्छे ढंग से तो जानता ही हूँ कि उनकी प्रिपरेशन कैसी थी। उसके बावजूद उनके मार्क कितने आ रहे हैं, उन्होंने क्या गलतियाँ की परीक्षा के अंदर, और अमूमन लोग कर देते हैं वो गलतियाँ जिससे हमें 1 या 2 प्रश्नों का, या कम से कम मेरा मेरा तो ये भी मानना है कि 4-5 जो प्रश्न होते हैं वो हमारे सही होने की पूर्ण संभावना होती है। हड़बड़ाहट में हम उन्हें गलत कर देते हैं। सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस भर्ती परीक्षा के बाद आगे क्या करें। देखिए, ये जो आपका पेपर था, पहले मैं थोड़ी सी इस पेपर के ऊपर बात कर लेता हूँ। जो पेपर था इसका स्तर अगर हम बात करें तो मध्यम स्तर था। न इतना सरल था कि मेरिट बहुत हाई चली जाए, और न ही इतना कठिन था कि मेरिट जो है बिल्कुल ही लो रहे। ये मध्यम स्तर का था, तो मुझे लगता है कि इसकी जो कट ऑफ है वो भी मध्यम स्तर की रहेगी। बहुत से युवा साथी थे, उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, फिर भी उनका स्कोर उम्मीद से थोड़ा कम रहा। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो लगभग हम मान सकते हैं कि पेपर का स्तर ठीक ठाक था, अच्छा स्तर था। चलिए, अब बात करें कि पेपर तो हो गया। अब सब लोग मुझे कम से कम, मैंने जितने भी लोगों से बात की, कोई श्योर नहीं है। सब लोगों के मन में एक ही डर है, होगा या नहीं होगा। क्या हम उस कट ऑफ के ऊपर रहेंगे या कट ऑफ के नीचे रहेंगे। ये जो पहली बार मैं देख रहा हूँ, जो श्योरिटी के साथ में कोई नहीं कह पा रहा है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। कभी कभी होता है कि जो अच्छी तैयारी करते हैं कैंडिडेट, वो उनका जो स्कोर होता है वो अपने आप बता देता है कि उनका श्योर जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन इस बार की जो स्थिति है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि कोई भी बंदा श्योर नहीं है कि उसका चयन हो ही जाएगा। इसीलिए हमें कभी कभी ये ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए कि रिजल्ट का इंतज़ार करें। हम रिजल्ट का इंतज़ार करें। कट ऑफ पे बात करने से, चर्चा करने से मुझे नहीं लगता कि कुछ नया होने वाला है। होने वाला ये है कि हम एक रिजल्ट का अच्छे ढंग से इंतज़ार करें, क्योंकि आप इतना भी पीछे तो होंगे नहीं कि आपके 50 सवाल ही सही हो रहे हैं या 65 ही हो रहे हैं। आप एक अच्छी दौड़ में हैं, आप 80 प्लस सवाल लेके हैं, बैठे हैं, या 90 प्लस है, तो आप एक अच्छी दौड़ में हैं। जब दौड़ में है तो आपको रिजल्ट का इंतज़ार है वो खुशी, मतलब एक अच्छे रूप में करना चाहिए, गम के साथ में नहीं, अच्छी खुशी के साथ में करना चाहिए कि आपका रिजल्ट जल्दी आए, ताकि आप इस काम से निवृत्त हो जाएं। अब इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? इस वक्त आपको ये करना चाहिए कि देखिए, आप या तो भी BSTC है या आपकी बीएड होगी। अगर आप चाहते हैं कि आगामी इस बार आपका चयन हो जाए तो दी बेस्ट है। और मुझे लगता है कि अगर आपने अच्छी तैयारी की है, और तैयारी की है, मैं नहीं कहता कि कट ऑफ कितनी रहेगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने इस बार अच्छी तैयारी की, अच्छी प्रिपरेशन की है, सिलेबस को फॉलो किया है, पेपर हल किए होंगे, तो भले ही आपके कितने नंबर आए, आपका श्योर हो जाएगा। मेरिट कितनी रहेगी इस पेपर को मैं नहीं कह सकता कि मेरिट कितनी रहेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि जिस भी बंदे ने अच्छे ढंग से 3-4 महीने तैयारी की थी, उसका चयन जरूर हो जाएगा। ये लिख के ले लीजिए। कोई बंदा मायूस नहीं होगा जिसने प्रिपरेशन की है। चलिए, अब यह BSTC वालों के लिए और बीएड वालों के लिए रास्ते थोड़े से अलग हो जाते हैं। लेवल फर्स्ट ये विकल्प होता है BSTC के पास में। बीएड वालों के पास में सेकंड ग्रेड का भी विकल्प है और फर्स्ट ग्रेड का भी विकल्प है। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए कि हम मोटिव हो जाएं। देखिए, हम एक ऐसी भर्ती परीक्षा से, भले ही IAS का एग्ज़ाम हो, RAS का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, लेकिन अपने आप में एक अलग ही रुतबा लिए हुए एग्ज़ाम है, वो है ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के एग्ज़ाम। क्योंकि इसमें एक तो बहुत अधिक मात्रा में कैंडिडेट वो सम्मिलित होते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत, मतलब एक अलग तरीक़ा ही रूमानियत महसूस होती है इस परीक्षा के बारे में सोच के। तो मुझे लगता है कि आपको इसका इंतज़ार करना चाहिए रिजल्ट का, लेकिन उसके साथ साथ में आगामी रणनीति भी आपको बनानी चाहिए
क्योंकि रिजल्ट अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है वो जल्दी जारी कर देगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आप 2 महीने मान के चलें, हो गया काफ़ी टाइम, एग्ज़ाम हुए भी अच्छा खासा समय हो चुका है। अगर इस दौरान आप अपनी किसी एक विषय पर पकड़ बनाते हैं तो आगामी एग्ज़ामों में आपको फ़ायदा होगा। आप सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप बीएड हैं और आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं लेवल सेकंड से, तो आपके पास विकल्प है कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, नेट की करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की करें। बीएसटीसी वालों के लिए अगर बीए ग्रेजुएशन हो रखा है तो वो आरएएस की कर सकते हैं, ईओ की कर सकते हैं, एसआई की कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस दौरान जब आप एग्ज़ाम कोई देते हैं, उसके बाद में रिजल्ट आने के बीच का जो समय होता है, आप 4 या 5 दिन छोड़ दें तो फिर से आपको आपके मिशन पे लग जाना चाहिए। सफलता का यही राज है। मैं खुद इसका मैं मतलब मानता हूँ कि जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद हम एग्ज़ाम देने के बाद उस रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, हम फिर एक गैप आ जाता है महीने 2 महीने का, और फिर किताबों की ओर मुड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। मैंने ऐसे कई लोग अपने आसपास देखे जो कंटिन्यूटी से साथ जुड़े रहे, उन्होंने अंतिम समय तक अपना मुकाम पाया, भले ही वो आरएस का हो या आईएएस का हो। इसीलिए कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है। आप कंटिन्यूटी रूप से आगे बढ़े। इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? देखिए, मोटिवेशन आप कितना ही भी रख लें, लेकिन एक समय आने के बाद आप निराश हो ही जाते हैं। आप 2 दिन, 4 दिन, 6, 8, 10, 12 दिन फिर आपको लगेगा कि यार क्या है ये। कभी कभी आप दार्शनिक फिलोसॉफी के में चले जाते हैं, जीवन क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, और फिर कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये सब करना है, ये होगा तो मैं ये कर पाऊँगा, समाज में मेरा नाम होगा, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँगा। मोटिवेशन के लिए एक, अगर आप लंबा मोटिवेशन चाहते हैं तो जो आप काम कर रहे हैं उसको लेके एक आपके दिमाग में एक बड़ा वजन होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वो आपको बार बार पिन अप करें कि आप जैसे ही रास्ते से भटकें तो वो आपको पिन करे कि नहीं, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें मेरा भी ख्याल रखना है। ऐसी आग आपको अपने अंदर जगानी होगी। कोई ऐसा पॉइंट पकड़ना होगा जो आपको लंबे समय तक मोटिव बना के रखे, मोटिवेशन आपको देता रहे। अब बात यह है कि अगर मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि कट ऑफ बता ही नहीं, और कट ऑफ बताने का जरिया ये है कि मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो जनरल की आपको बताऊंगा। जनरल की कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है, और कोशिश करूंगा कि लेवल फर्स्ट की कट ऑफ पर ज़्यादा आज चर्चा करूं, क्योंकि इसका एक ही परीक्षा थी, एक ही एग्ज़ाम था। मेरे जितने भी संपर्क में हैं वो लगभग इसी लेवल से हैं, और लेवल 2 के भी हैं, लेकिन लेवल फर्स्ट को प्रायोरिटी मैं इसलिए देता हूँ कि इसका एक रोड मैप हम बना सकते हैं कट ऑफ का। तो देखिए, मैंने कम से कम 15 या 20 लोगों से इस बार बात की है इस पेपर को लेकर। 15 से 20 लोग जो थे, जो अच्छे थे और मंजे हुए थे और अच्छी प्रिपरेशन उन्होंने की थी, उनका औसत में निकालूं 15 या 20 लोगों का। देखिए, मेरे पास अभी इतने ही मित्र हैं जो उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है और वो मंजे हुए लोग हैं। मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे ही उन्होंने अच्छी तैयारी की है। लगभग 5-6 महीनों की तो तैयारी इसमें उन्होंने की है, अच्छे ढंग से की है। वो लंबे समय से कर रहे हैं तैयारी, लेकिन सिलेबस आने के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की। ये सब को देखते हुए मुझे जितना मोटा मोटा आइडिया लग रहा है, कट ऑफ जो है, अगर हम प्रश्नों की बात करें, अगर डिलीट नहीं होते हैं प्रश्न, या इस जो की आई है उस की के बाद की बात करूं मैं, तो मुझे लग रहा है कि आशावान जिनको रहना चाहिए, जो आशावान रहे कि उनकी होने की संभावना की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है 85 से लगाकर 90 प्रश्नों वाले जो है फर्स्ट लेवल में, वो एक दौड़ में है, आशावान रह सकते हैं कि, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 85 जो प्रश्न जिन्होंने सही किए हैं कट कटा के, वो दौड़ में है। बस मैं इतना कहूँगा कि वो दौड़ में है, मैं श्योरिटी नहीं कह सकता। लेकिन दूसरा है कि जिनके 95 प्लस हो रहे हैं वो श्योर मान लें। जिनके 95 प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर आप निकाल लीजिए कितने होते हैं इसके हिसाब से। 2 नंबर का प्रश्न था, अगर रिलेट होते हैं 1-2 तो वो उनकी मार्किंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो 95 क्वेश्चन इसके सही हो रहे हैं, वो श्योर रहें फर्स्ट लेवल में, निश्चित तौर पर श्योर रहे, उनका हो जाएगा फिक्स है 95। लेकिन 95 से लगा के 85 के बीच वाले आशावान रह सकते हैं।
ये 10 प्रश्नों का मैं गैप क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि सीटें बहुत ज़्यादा है भैया। अब जब सीटें ज़्यादा होती है तो मेरिट कितनी कम रह सकती है, मैं इसके बारे में नहीं कह सकते, पक्के तौर पर नहीं कह सकते। पेपर का स्तर ठीक था, इतना सरल नहीं था और इतना भी कठिन नहीं था कि मेरिट बहुत ऊपर जाए। तो मुझे लग रहा है कि 85 से 95 तक के लोगों को या 90 तक को एक दौड़ में है आशा रख सकते हैं, लेकिन 95 प्लस श्योर हो जाएं कि उनका चयन हो जाएगा, वो भले किसी कैटेगरी की हो। अदर कैटेगरी का आप देख लीजिए। उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इन तीनों के बारे में और एसएस, इनके बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी के मेरे कुछ मित्रों से बात हुई, इंग्लिश में मेरे मित्र हैं, साइंस का थोड़ा सा जो मेरा सर्कल है वो कम है, तो एसएस से बात करेंगे हम तीनों की। और इसकी बात साइंस मैथ की, क्योंकि हालांकि मैंने इस पेपर का एनालिसिस नहीं किया है तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे मित्र है नहीं और मैंने किसी का पेपर देखा नहीं। तो मोटा मोटा एक दो जो मेरे मित्र हैं उन्होंने आइडिया लगाया है कि एसएस के साइंस मैथ की कितनी रह सकती है। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में जनरल वाले ये सोचें कि एक होवा बना हुआ है कि पेपर सरल था हिंदी का। पेपर सरल होने के बावजूद भी लोगों के प्रश्न सही क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं जहाँ भी देख रहा हूँ हर इंसान, भले वो सामाजिक का हो, भले अंग्रेजी का हो, गणित का हो, वो एक ही कहता है कि हिंदी का पेपर सरल था। भाई आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, पहली बात तो आप कैसे पता कि पेपर सरल था? दूसरा, उस पेपर को मूल्यांकित कीजिए। देखिए, प्रश्न की कट ऑफ हम ऐसे तय नहीं कर सकते कि किसी ने कह दिया कि ये है पेपर सरल था। प्रश्नों को देखते हैं, पेपर उठाते हैं, प्रश्न देखते हैं। और एक प्रश्न को जैसे देख लिया हमने कि प्रश्न ये दिया हुआ था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, राज्य वृक्ष कौन सा है। क्या इस प्रश्न की गलत होने की संभावना है किसी की? और अगर किसी का गलत हो गया तो वो मेरिट में वैसे भी नहीं होगा। गलती से गलत हो सकता है कि आपको गोला भरना था और आपने गलत गोला भर दिया, लेकिन ये प्रश्न तो आप इसको प्लस मान के चलेंगे कि ये मेरिट का हिस्सा हो गया है, ये प्रश्न मेरिट का हिस्सा हो गया है। लेकिन क्योंकि आप जब कट ऑफ की बात करते हैं तो आप ये आपके दिमाग में, जैसे मैंने लक्ष्य पढ़ रखी है, मैंने पनोरमा पढ़ रखी है, हुकमचंद जैन पढ़ रखी है, राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में या संस्कृति के संदर्भ में बता रहा हूँ मैं। एच.एम. सक्सेना अपन ने देख लिए, आर्थिक समीक्षा देख लिए। अगर कोई प्रश्न आ रहा है और वो किताबें आपने अच्छे ढंग से देख रखी है और वो प्रश्न इन किताबों में आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या आप आशा ये कह सकते हैं कि वो प्रश्न मेरिट तय करेगा? वो मेरिट तय नहीं करेगा, क्योंकि उस प्रश्न को 100 में से एक बंदा ही करेगा और वो भी तुक्के से करेगा। जब आप 5 या 4 किताबें पढ़ लेते हैं, 3, 4, 5 किताबें पढ़ लेते हैं एक ही टॉपिक पर, या एक टॉपिक को आप 4 किताबों से देख लेते हैं, उसके बाद आप ये श्योर हो जाएंगे कि ये प्रश्न जो है वो बहुत कठिन स्तर का प्रश्न है, तो उस प्रश्न को हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं इस बीच में से। मेरिट से मैं पेपर का एनालिसिस करता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ। मुझे ये पता है कि प्रश्न ये पूछ लिया, मान लीजिए कि एक प्रश्न आया था इंग्लिश वालों की कि राजस्थान स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। उसमें 1953 भी दिया था, 1994, 93 ऐसा कुछ दिया हुआ था। ये प्रश्न लक्ष्य में इसका उत्तर है, साधारण शब्दों में दिया हुआ है, लेकिन मुझे पता है उसके बावजूद भी लोगों ने इसको नहीं किया होगा। कारण क्या है कि वो जो प्रश्न दिया हुआ है लक्ष्य में, वो एक ब्लैक लाइन में नहीं है। हमारे लिए ब्लैक लाइन बड़ी हाईलाइट जो लाइन होती है वो हमारे लिए बड़ा वक्त रखती है, तो वो कई सारे बंदों ने या तो पढ़ा नहीं होगा। और मैं मानता हूं कि अगर ये आप देख लीजिए तो 5% लोग भी नहीं होंगे जिनका ये प्रश्न सही हुआ होगा। इसलिए ये प्रश्न मेरिट तय नहीं करेगा। जो टॉप आएगा उसके 100, मान लीजिए जो टॉप है उसके 125 सवाल सही हो गए, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जो लास्ट में आएगा, जिसका कट ऑफ में सिलेक्शन होगा, वो 95 में हो जाएगा। इतना गैप आएगा इन दोनों के बीच में, 30 प्रश्नों का 60 नंबर का गैप। और लेकिन जो बीच वाला आप गैप दीजिए ये बहुत कम होगा, बिल्कुल लो होगा। पॉइंट पे लोग होंगे, बैठे होंगे, एक पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे लोग होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है मध्यम जो है
जो औसत इंसान होता है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो मेरिट जो है वो औसत प्रश्नों को देख के कट ऑफ जो है वो औसत प्रश्नों को देख के बनाई जानी चाहिए कि कौन सा प्रश्न कौन सा बच्चा कर पाएगा। अगर राजस्थान का राज्य वृक्ष, इसको तो आप मेरिट में काउंट करेंगे कि ये तो मेरिट रखेगा ही प्रश्न, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, ये गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसको छोड़ दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है कि ऐसे प्रश्नों को छोड़ देने में भलाई है जो आपको माइनस मार्किंग की ओर नहीं ले जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कट ऑफ जब हम पेपर को एनालिसिस करें तो ये देखें कि कौन सा प्रश्न है वो हर बच्चा कर पाएगा, कौन सा प्रश्न है जो कुछ लोगों ने किया होगा। और कुछ लोग जो होते हैं वो मेरिट को निर्धारित नहीं करते। जब 20,000 सीटें हो तो वो कुछ लोग जो होते हैं वो मेरिट निर्धारित नहीं करते, वो टॉपर होते हैं। मेरिट निर्धारित तो करते हैं बीच वाले जो औसत लोग होते हैं, वो उनसे बनती है कट ऑफ। तो प्रश्न जो औसत के हैं उनको अलग निकाल देते हैं और फिर पता लग जाता है कि ये प्रश्न हो जाएंगे या औसत लोगों ने उन प्रश्नों को किया होगा, इस वजह से इतनी कट ऑफ रह सकती है। हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी के अंदर यूजुअली जो लोगों के नंबर आ रहे हैं 105, 110, ये अगर मैं ये थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं तो 115 तक जो सवाल संभावना थी कि लोग इतने सवाल सही कर सकते थे। ये मैं सवालों की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं। इतना होने के बावजूद 115 सवाल तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हिंदी में सही करना। 115 सवाल, मैं टॉपर की बात नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं औसत की बात कर रहा हूँ। और हमारी जो कट ऑफ है वो औसत पे रहेगी। हमें औसत लोगों के बीच में घुसना है। या तो इतनी पढ़ाई कर लीजिए कि टॉप बन जाए, या औसत के बीच में आप पीछे रह जाएंगे तो फिर बैक गड़बड़ हो जाएगी। तो हिंदी की मेरिट 110, 108 प्लस माइनस क्वेश्चंस जनरल 110 मान के चलिए, 110 वाला दौड़ में है, अच्छी खासी रेस में है, मध्य औसत में इसका नाम है। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में सीटें ज़्यादा थी, लेकिन मैंने लोगों से बात की इंग्लिश में तो जिन हिसाब से नंबर आ रहे हैं 100 के आसपास, 100 प्लस, अच्छी दौड़ में श्योरिटी के साथ भी अपन मान सकते हैं कि 100 वाले का सिलेक्शन इंग्लिश में हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में 95, 90 तक एक आशावाद रूप में रह सकते हैं, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं तो प्रॉपर तो नहीं कह सकते कि मेरिट कम भी जा सकती है। पिछली बार हुआ ये था कि हमने कट ऑफ 125 मान ली थी कि रीट में जो पिछली बार है फर्स्ट लेवल की 125 रहेगी, लेकिन आशा से अधिक रह गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन इस परीक्षा में और इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा दिन रात का अंतर है। इसमें माइनस मार्किंग है, इसमें प्रश्नों की प्रकृति अलग होती है, और बाकी में यही जो है आपको कंपटीशन के लायक बनाता है यही पेपर। रीट में एक जो ही 10वीं 12वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ना है, आपको गणित हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, ये आपको मज़ेदार रूप से जंग के रूप में तैयार करता है। यहाँ पर बड़े बड़े प्रश्न जो हैं हथियारों के रूप में आपके सामने आते हैं, वो आपको जख्मी कर देते हैं या फिर आप उनको धराशायी कर देते हैं, बिखेर देते हैं, लेकिन मज़ा इसी में आता है। तो मुझे लगता है इंग्लिश में 100 प्लस वाले श्योर रहें और उससे कम 90 तक दौड़ में है। एसएस में पेपर टफ था, ज़रूर था। इकोनॉमिक के सवाल मैंने देखे थे, पॉलिटी के देखे थे, औसत से थोड़ा सा अधिक पेपर था, ये निश्चित तौर पे माना जा सकता है। एसएस का औसत से अधिक था। तो मुझे लगता है कि जब पेपर औसत से अधिक था तो मेरिट थोड़ी सी लो रहेगी इसकी, एसएस की। सीटें कम थी, कंपटीशन ज़्यादा, सीटें कम थी, इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, मतलब ठीक ठाक थी। मुझे लगता है 3500 के आसपास सीटें थी इसकी, और अभ्यर्थी भी ज़्यादा थे। इसलिए मेरा मानना है कि इसकी कट ऑफ जो है वो 103 से लगाकर 108 के बीच के लमसम, 103 वाला अच्छी खासी दौड़ में, मैं 8 तो ही बता रहा हूँ कि 8 तो ऊपर वाले तो श्योर है। 103 नंबर तक जो है एसएस में उनकी पूरी संभावना है चयन हो जाने की। ये कट ऑफ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत साथी कह रहे थे कि कट ऑफ की बात की जाए, तो मैं जब तक कट ऑफ नहीं बताता तब तक मैं पेपर को ठीक से देख न लूँ। और जब तक मैंने जैसे राजस्थान जीके की, राजस्थान लक्ष्य मान लीजिए, पनोरमा देख लीजिए, हुकुमचंद जैन देख लीजिए, एच एम सक्सेना देख लीजिए, इन किताबों के आधार पर इस पेपर का राजस्थान जिस संदर्भ में सवाल थे उनका विश्लेषण किया। सब्जेक्ट में मेरे 1-2 मित्र हैं जो अच्छे लगे हुए हैं और उनकी पकड़ सब्जेक्ट पे अच्छी है, जैसे हिंदी में है, इंग्लिश में है, एसएस में सेकंड ग्रेड वगैरह है। तो उन मिल के डिस्कशन करते हैं कि ये प्रश्न हर आदमी कर सकता है कि नहीं। मेरिट हम लोग जो कट ऑफ बनाते हैं, या मैं जो कट ऑफ अगर बताता हूँ तो मैं ये देख के बताता हूँ कि
इस प्रश्न को कितने लोगों ने अटेंड किया होगा। तो वो तो प्रश्न को देख कर ही प्रकृति का पता लगाया जाता है। अगर कोई हाई प्रश्न है और मैं कहूँ कि ये कोई नहीं कर सकता, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि गलत बात हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न तो कर सकते हैं, क्योंकि टॉपर होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन औसत लोग नहीं कर पाएंगे, इतना निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। तो इस प्रकार से हम कट ऑफ जो है बनाते हैं। अब ये सब हो जाने के बाद अब आगे क्या करें, तो मेरा मानना है कि आगे आपको मोटिव रहना है एक ऐसे टारगेट के प्रति। एक ऐसा टारगेट बनाइए अपना कि तृतीय श्रेणी अध्यापक तो बन गए, आपने एग्जाम दे दिया, अब आपके पास दो विकल्प है, या तो होगा या नहीं होगा। होगा तब भी आपको आगे बढ़ना है, नहीं हुआ तब भी आपको आगे बढ़ना है। जब आगे ही बढ़ना है तो क्यों ना हम अभी से इसकी प्रिपरेशन कर दें। क्या आप अध्यापक बन जाएंगे, उसके बाद क्या आप संतुष्ट हैं? अपने आप से पूछिए, क्या संतुष्ट हैं आप कि आप अध्यापक बन के अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे? क्या आप सेकंड ग्रेड नहीं बनना चाहते? क्या फर्स्ट ग्रेड नहीं बनना चाहते? आरएस नहीं बनना चाहते? ऐसा ही नहीं बनना चाहते? मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे बात करूं या अन्य लोगों की बात करूं, जो मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि उन्होंने एक आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी के रूप में इस जॉब को चूज किया है। हाँ, इस जॉब को करते हुए अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहना, काम करना, और उसके अलावा अपने अपनी अपनी जो कैरियर है उस पर ध्यान देना, ये बड़ी बात हो जाती है। जब आगे बढ़ना है तो अब भले रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आगे तो बढ़ना ही है। तो क्यों ना उसकी शुरुआत आज से, अभी से कर ली जाए, अभी से आज से कर ली जाए। तो और वो सब्जेक्ट पढ़िए आप इस वक्त, जैसे आप इस दौरान राजस्थान जीके का कर सकते हैं बढ़िया तैयार, आप संविधान कर सकते हैं, आप जियो कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। बजट इस बार आप पढ़ लीजिए, 12 महीने आपको देखने की ज़रूरत नहीं। बजट एक महीने में अगर आप अभी तैयार कर लेते तो आने वाली आगामी 2 4 5 भर्तियाँ जो होगी, तब तक नया बजट नहीं आ जाता, तब तक आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कट ऑफ के बारे में और कुछ छोटी मोटी बातें आपको बताई हैं। बहुत देर बाद आपके बीच में आया हूँ और अभी आगे वीडियो लेके आऊँगा आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।